नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम में हम हर दिन कोई नए हेल्थ टॉपिक पर बात करते हैं ताकि आप सबको अवेयर करें, सो दैट आप आपकी फैमिली का और अपना बेहतर ख्याल रख सकें। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन के बारे में, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप भी कहा जाता है। ये प्रॉब्लम अक्सर बच्चों में देखी जाती है। अच्छी बात तो ये है कि अगर इस कंडीशन को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव होता है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। आज हम इस टॉपिक पर बेसिक समझ के साथ साथ इसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है किम्स सनशाइन हॉस्पिटल्स हैदराबाद के कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर विद्यासागर चंदनकेरे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, बोलिए। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन ये बच्चों में अक्सर क्यों पाया जाता है एंड ये किस एज से यूजुअली नज़र आता है बच्चों में? तो एक ज़माने में इसका नाम था कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, बट आजकल इसको कंजेनाइटल नहीं बोलते हैं, इसको डेवलपमेंटल हिप डिसलोकेशन बोलते हैं। क्योंकि कंजेनाइटल से सबको ये लगता है कि पैदाइशी है और बचपन से जैसे बच्चा पैदा हुआ है तब से है, बट ये कंडीशन ऐसा नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी बीच में आ सकता है। तो इसीलिए वो डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप बोल के नाम उसका बदल दिया है अभी। जी, अब ये बच्चों में क्यों इतना ज़्यादा कॉमन नज़र आ रहा है, उस बारे में हमें कुछ बताइए आप। ऐसा नहीं है कि पहले से ज़्यादा है, अभी पहले जितना इंसिडेंस था अभी भी उतना ही है, बट उसमें क्या है, अगर फीमेल है, लड़की है और ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ब्रीच यानी पेट में रहता है तो बच्चे का सर ऊपर रहता है, नॉर्मली सर नीचे रहना चाहिए डिलीवरी के टाइम में, तो सर ऊपर रहता है तो उसको ब्रीच बोलते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में पहले से हिप प्रॉब्लम है, तो ये अगर तीनों रिस्क फैक्टर है तो बच्चे को हिप डिसलोकेशन या हिप डिस्प्लेसिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब ये एक न्यूबॉर्न बेबी पे इफ़ेक्ट क्या डालता है? अगर समझिए कि उसको हिप डिसलोकेशन है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी पे? हाँ, तो देखिए, ऐसा कुछ जब तक बच्चा वॉकिंग एज का ना हो जाए, यानी जब चलने फिरने ना लगे, तब तक कुछ पता नहीं चलता है इसके बारे में। ओनली वॉकिंग एज में पता चलता है कि बच्चा लंगड़ रहा है, एक तरफ क्यों लगड़ रहा है। तभी अगर थोड़े होशियार पेरेंट्स रहे, शार्प पेरेंट्स है, तो कभी कभी वो मसाज करते वक्त या बात करते वक्त ही पहचान लेते हैं कि एक पैर दूसरे से छोटा है या कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, या कभी कभी यहाँ ग्रॉइन में जो एक क्रीज़ आता है उसके बदले में 2 क्रीज़ है, तो ये पता लगा सकते हैं पहले। अब यहाँ पे अगर हम रिस्क फैक्टर्स की एंड कॉजेज़ की बात करें तो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं एंड कॉजेज़ है जिस वजह से एक बच्चे में ये प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है? हाँ, तो देखिए, पहली तो फीमेल यानी लड़की है, और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, यानी जब मदर प्रेग्नेंट थी तो अगर सर ऊपर है और बच्चे के पैर नीचे हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर है, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हिप प्रॉब्लम है, तो ये 3 रिस्क फैक्टर्स रहेंगे तो मेनली ये बच्चों में आता है DDH वाला इशू। अब ऐसे कौन से अर्ली साइंस है जिस पर पेरेंट्स को तुरंत रिएक्ट करना है एंड सिम्टम्स को समझना है एंड डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाना है? हाँ, तो देखिए, काफ़ी सारे बार तो जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो पेरेंट्स उसको पहचान नहीं पाते हैं प्रॉब्लम को, बट अभी क्या है, देयर इज़ वन प्रोग्राम विच वी कॉल एज यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, यानी बच्चा डिलीवरी होने के बाद, आई एम श्योर हर जगह गायनेक है जो डिलीवरी करते हैं, उसके बाद पीडियाट्रिशियन देखते ही देखते हैं। तो फर्स्ट जब कोई पीडियाट्रिशियन देखेगा तो वो हिप एग्जामिनेशन रहता है, जिसमें हिप को स्क्रीनिंग करते हैं। अगर ये 3 रिस्क फैक्टर है तो 100% स्क्रीनिंग होता है और उसमें पता लगाया जा सकता है। सपोज़ गांव में है, पता नहीं चला, तो भी पेरेंट्स लोग देख सकते हैं कि एक पैर बड़ा है, एक पैर छोटा है, तो ये अर्लीस्ट क्लू है। और सेकंड क्लू क्या है, ये जो अपने यहाँ पे ग्रॉइन में एक क्रीज आता है, एक हल्की सी लकीर टाइप की आती है, वो ऐसे 2 रहते हैं कभी कभी, जो एक तरफ नहीं है और एक तरफ 2 है, तो वो भी एक उसका साइन है कि हो सकता है इसमें डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसिया हो।
अभी एक साइड अगर इफेक्ट हुआ हिप का, तो क्या ये पॉसिबल है कि बेबी के दूसरे साइड पर भी ये इफेक्ट करे, या सिर्फ एक ही साइड में नजर आता है? नहीं, कभी कभी हम लोग दोनों तरफ भी देखते हैं, बट शायद वो 20 to 30% केसेस में ही बायलैटरल रहता है, ज़्यादातर एक तरफा प्रॉब्लम रहता है। अब जब पेरेंट्स आपके पास न्यूबॉर्न बेबीज़ या इन्फेंट्स को लेकर आते हैं जिनको लंगड़ने का इश्यू है, जब पेरेंट्स समझते हैं कि हमारा बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है, तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट, आप लोग के कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आप डायग्नोस करते हैं कि बच्चे को कंजेनाइटल हिप डिस्लेसिया है? एक तो देखिए, बच्चा कब आ रहा है आपके पास उसके ऊपर डिपेंड है। तो फर्स्ट अगर बच्चा हो सकता है डिलीवरी के बाद हम ही लोग उसको एग्जामिन करें। जब बच्चा डिलीवरी हुआ है, स्क्रीनिंग हम ही लोग करें, तो क्या है कि हिप के मूवमेंट्स चेक करते हैं। अगर एक तरफ मूवमेंट ज़्यादा है, एक तरफ कम है, तो जहाँ कम है वहाँ पे शायद हिप डिसलोकेशन हो सकता है वो। एंड अर्ली स्टेज में अगर आपको 6 महीने या उसके नीचे नीचे पता लगाना है, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ अल्ट्रासाउंड ऑफ बोथ हिप्स, जिसमें अल्ट्रासाउंड लेने का भी एक रीज़न है, क्योंकि एक्सरे में वो जो फीमोरल हेड बॉल रहता है वो बनता है 6 से 9 महीने बाद। तो अगर बच्चा 6 महीने के अंदर है तो वो बॉल दिखेगा नहीं एक्सरे में, तो पता नहीं चलेगा। तो अल्ट्रासाउंड में क्या है, आपको जो बॉल कार्टिलेज है वो भी दिखता है, तो इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट वाया अल्ट्रासाउंड। एक बार अगर बच्चे का एज क्रॉस हो गया 6 महीने तो डेफिनेटली एक्सरेज हेल्प इन द डायग्नोसिस, बट मोस्टली इट इज़ फर्स्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी एग्जामिनेशन में पता चलता है कि ये है, और कंफर्मेशन के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे, अर्ली डिटेक्शन के लिए और कौन से टेस्ट आप अंडरगो करते हैं सो दैट पेरेंट्स को भी अवेयरनेस मिले कि अगर उनका बच्चा कोई सर्टेन प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो दीज आर द मैंडेटरी टेस्ट दैट दे हैव टू गो थ्रू? ये 2 टेस्ट को छोड़ के दूसरा कोई टेस्ट है नहीं इनमें, बट अगेन वो रिस्क वाले बेबीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री है हिप प्रॉब्लम का तो डेफिनेटली वो बच्चे को स्क्रीन करना ही करना है। अब यहाँ पे आपने बताया है कि जब चलने वाला स्टेज आता है बच्चों में तो यूजुअली वहाँ पे डिटेक्ट होता है। अब हम कई बार ये देखते हैं कि चलने के दौरान तो बच्चा नॉर्मल होता है, बट जैसे जैसे आगे वो बढ़ते रहता है, जैसे कि 6 मंथ से हट के 1 ईयर चले गए या 2 ईयर्स चले गए, तो स्पेशली ऐसा कौन सा एज क्राइटेरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम पकड़ में आती है? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये पकड़ में आती है वॉकिंग एज में ही, बिटवीन 1 to 3 years। 1 to 3 years। या और इस प्रॉब्लम में मेन चीज़ क्या है, वॉकिंग डिले नहीं होता है। नॉर्मल टाइम पे बच्चे चलते हैं, और जब बच्चा लंगड़ता है एक तरफ और बच्चे को दर्द नहीं है बट बच्चा लंगड़ रहा है, तो दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि कुछ गलत है, तभी एक्सरे में पता चलता है। और ऐसे केसेस में यूजुअली कभी कभी अगर गांव में रहते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है अपने आप बढ़ते हुए नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक बार हिप डिसलोकेशन है, वो भी चलने वाले बच्चों में, तो वो सर्जरी के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो सबसे बेस्ट चांस इज़ टू कैच देम अर्ली, यानी स्पेशली डिलीवरी के बाद अगर आप 6 महीने में उन लोगों को डायग्नोस कर सको, पकड़ सको, तो दैट्स द बेस्ट टाइम विच गिव्स द बेस्ट रिजल्ट ऑल्सो विदाउट मच बिगर सर्जरी। अब यहाँ पे जो स्पेशली विलेज एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है इस चीज़ पे कि हमारा बच्चा सो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, अगर ये प्रॉब्लम हिप डिसलोकेशन की डिले हो गई या अनट्रीटेड हो गई, तो इसके आगे चलकर क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें नज़र आते हैं? क्या बच्चा सिर्फ लंगड़ता ही रहता है, या उसका अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? तो ये आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 3 साल 4 साल के बच्चों में बात कर रहे हैं, बट अगर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट पता नहीं चलता है, इसकी वजह से लेट हो जाता है। और काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो अनअफोर्डेबिलिटी की वजह से करवाते नहीं हैं। तो क्या हुआ, 9 ईयर्स 10 ईयर्स जैसे होता है तब आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और तब उनका लंगड़ना भी ज़्यादा होता है, और पैर जितना पहले छोटा था वो और टाइम के साथ छोटा होने लगता है। अगर इसको सेकेंड डिकेड यानी 10 से 20 साल के उम्र में भी नेग्लेक्ट किया जाए तो बैक पेन शुरू होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगती है, और साथ ही साथ लंबर एंड
लोअर लेवल जो डिस्क है वो डिजनरेशन, बैक पेन शुरू होता है और उसके साथ साथ दूसरे घुटने पे भी स्ट्रेस पड़ के आर्थराइटिस का चांसेस रहता है। यानी कि सिर्फ एक प्रॉब्लम को अगर हम सही समय पे ट्रीट ना करें तो इसके ओवरऑल बॉडी पे इतने सारे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। बट क्योंकि वो देर से पता चलता है तो काफ़ी सारे पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि ये एक्सपेक्टेड है बोल के। राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, अगर हम पुराने नुस्खे देखेंगे तो कई सारे लोग ऐसा बोलते थे कि अगर बच्चा लंगड़ता है वॉकिंग एज में तो मसाजेस के थ्रू उसे सही किया जा सकता है या होम रेमेडीज़ के थ्रू उसे सही किया जा सकता है। तो होम रेमेडीज़ एंड मसाजेस यहाँ पे कितना एक रोल प्ले करते हैं या उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है इसमें, उस बारे में हमें कुछ बताइए। नहीं, ये कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन में एक्चुअली होम रेमेडी और इसका कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हिप अपनी जगह से बाहर है और उसको आप जितना मसाज कर लो जो कर लो वो अंदर आने वाला नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही बन के आया है, तैयार होके आया है। राइट। तो नॉर्मली हम लोग जब बोलते हैं एक कप रहता है और एक बॉल रहता है, एक बार बॉल अपनी जगह से सरक जाए तो कप भी डेवलप नहीं हो पाता है और बॉल भी डेवलप नहीं हो पाता है। तो नॉर्मल हिप में क्या आता है, जब तक कप और बॉल साथ साथ हैं तो दोनों का डेवलपमेंट बढ़िया होता है, इसीलिए हमारे को नॉर्मल और नेचुरल हिप्स मिलते हैं। बट एक बार हल्का सा भी फिसल जाए तो वो दोनों डेवलप नहीं हो पाते हैं। एंड जब डेवलप नहीं हो पाता है तो आप मसाज कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें फ़ायदा नहीं है। बट इसमें और एक क्या है, पोजिशनिंग द बेबी आफ्टर डिलीवरी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल वो रेडीमेड बैग्स आए हैं। तो बेबी डिलीवर हो गया तो सब लोग वही प्रेजेंट करते हैं, तो वो बैग में पैर साथ में ऐसे डाल के बांध देते हैं, तो उसको स्वाडलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। एंड काफ़ी सारे गांव में भी ये यूज़ किया जाता है कि बच्चों को गर्म कपड़े से दोनों टांगे बांध दिए, तो दैट इज़ वेरी बैड फॉर द हिप्स, क्योंकि ये पोजीशन में हिप और ज़्यादा डिसलोकेट होता है। हिप का बेस्ट नेचुरल पोजीशन वही है जो हमारे पुराने ज़माने में लेडीज़ कैरी करते थे साइड में, एक पैर आगे एक पैर पीछे और पकड़ के। सो उसमें क्या हिप्स दूर दूर जाते हैं, जब पैर दूर दूर आता है तो हिप्स जॉइंट काफ़ी अंदर बैठता है, डीप सिटिंग होता है, और जब पैर आस पास आता है तो हिप बाहर निकलने लगता है। तो दैट स्वाडलिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर द हिप्स। ये आई थिंक आज के ज़माने में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। अगर हम देखेंगे हॉस्पिटल्स में भी, जब एक मदर बेबी को डिलीवर करती है तो तुरंत ही वो बैग्स आ जाते हैं एज प्रेजेंट, एंड बेबी को उसी में रखना स्टार्ट कर देते हैं ये सोच के कि बेबी को गर्माहट चाहिए। ये सही बात है कि बेबी को गर्माहट चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम के लिए दूसरे प्रॉब्लम को आप इन्विटेशन दें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो पोजीशन आप रखते हैं बेबी को उस बैग में, वो कितना ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर है बेबी के हिप डेवलपमेंट में। एंड ये भी आई थिंक एक रिस्क फैक्टर में ही कंसिडर होगा जो पोजीशन आपने बताया है वो बैग में रखने के लिए बेबी को। बैग में वो भी पैर बांध देते हैं ना गर्म इसके लिए, तो दैट पोजीशन इज नॉट गुड फॉर द हिप्स। जितने भी लोग हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस चीज़ को अच्छे से पॉइंट करिए एंड अपने फैमिली में भी सर्कुलेट करिए कि बेबी जब डिलीवर होता है, न्यूबॉर्न बेबी, तो उसको कौन से पोजीशन में रखना सही है नहीं है, क्योंकि यही डेवलपमेंट एज होता है बेबी का। जब बच्चा 6 महीने से पहले ही सही से डेवलप ना करे तो आगे चल के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिए कि जब बेबी दुनिया में आता है उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ करना गलत है, कौन सा पोजीशन सही है, कौन सा पोजीशन सही नहीं है। इस चीज़ का नॉलेज रहना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो प्रैक्टिस है बेबी को बैग में बंद करने की, आई थिंक वो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पार्ट लगता है, जहाँ पे बेबी बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है, ना हैंड मूवमेंट्स रहते हैं ना लेग मूवमेंट्स रहते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बेबी भी फील करता है एंड जो ग्रोथ होना है बेबी की बॉडी में वो भी कई बार निगलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे और एक सवाल ये उठता है कि जब वॉकिंग स्टेज आती है एंड बच्चे को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है चलने में, क्या वो पेनफुल होता है या वो बिल्कुल नॉर्मल होता है? तो ये पेन काफ़ी लेट स्टेज तक पता ही नहीं चलता है, पेन होता ही नहीं है। सो इसको क्लासिकल साइन बोलते हैं पेनलेस लिम्प, यानी बिना दर्द के लंगड़ना, और दर्द तो काफ़ी लेट आता है और तब तक लेट भी हो जाता है ट्रीटमेंट के लिए। जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है। जी सानिया, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन का लड़का है जो कि 4.5 इयर्स का हो गया, मगर वो अब तक है ना सही से चल नहीं सक रहा। वो कोशिश बहुत कर रहा मगर सही से चल नहीं सक रहा।
प्रॉपर, ये एज में तो ज्यादा बच्चे चलते ना, तो क्या कुछ प्रॉब्लम की बात है या नॉर्मली जैसे जैसे टाइम बीतता वो चल सकता? हाँ, तो ये जो हिप डिसलोकेशन पे जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, हिप डिसलोकेशन की वजह से नहीं चल रहा है, नहीं होता है। चलते हैं, शायद 1-2 महीना लेट हो जाए, बट नहीं चल सक रहा है तो वो बच्चे के लिए मेरे ख्याल से एक बार न्यूरो चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली बच्चा अगर प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट है एंड माइलस्टोन्स पहले से डिलेड है, यानी रेंगना, उल्टा होना, ये सब काफ़ी देर से हुआ है, तो ये बच्चे को शायद न्यूरो चेकअप का ज़रूरत है। एंड मेरे ख्याल से हिप का इसमें मसला होने का चांसेस कम है, क्योंकि हिप मसले से नहीं चलना 4 साल तक नहीं होता है। जी, ये भी एक अहम सवाल है कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं शायद से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं कि हिप डिसलोकेशन है और बच्चा लंगड़ रहा है तो ये हिप डिसलोकेशन प्रॉब्लम ही है। तो क्या ऐसा है कि अगर बच्चा लंगड़ रहा है या सीधे चल नहीं रहा है वो डायरेक्ट हिप डिसलोकेशन से ताल्लुक है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है? नहीं, देखिए, लंगड़ने के काफ़ी सारे रीज़न रहते हैं बच्चे में, और लंगड़ने में भी 2 तरीके के हैं, एक तो पेनलेस है और एक पेनफुल है। और जो पेनफुल है यूजुअली छोटे बच्चों में इन्फेक्शन से हो सकता है, या फिर जब हिप जॉइंट में पानी भर जाता है उससे हो सकता है। बट जो हिप डिसलोकेशन हम बात कर रहे हैं ये यूजुअली पेनलेस ही रहता है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कब एक बच्चे में सर्जरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है एंड कब आप एक्सपर्ट सर्जरी सजेस्ट करते हैं, उस बारे में हमें कुछ बताइए। हम देखिए, अगर बच्चा 6 महीने के अंदर अंदर है और हिप डिसलोकेशन का डायग्नोसिस है, अल्ट्रासाउंड करा के लग रहा है कि हिप बाहर जा रहा है या बाहर है, तो एक ब्रेस आता है जिसको हम लोग पब्लिक हार्नेस बोलते हैं, और ये हार्नेस बेल्ट रहता है जो दोनों पैरों में बांधा जाता है, शोल्डर तक जाता है, और एक चेस्ट का स्ट्रैप रहता है। तो इससे काफ़ी हद तक अगर हिप अंदर बैठ रहा है जगह पे तो इससे सेट होने का चांसेस रहता है। एक बार बच्चा 6 महीने क्रॉस हो गया या साल भर क्रॉस हो गया तो ये हार्नेस का फेलियर रेट ज़्यादा है, यानी हार्नेस काम नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा पावरफुल रहता है वो टाइम में और उसका मांसपेशी बढ़ने लगता है, तो उस टाइम में हमको यूज़ करना है तो रिजिड ब्रेसेस रहते हैं। बट अगर साल भर के बाद है तो जनरली सर्जरी का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा, और साल से आप और एक साल जैसे ऐड करते जाओगे तो अमाउंट ऑफ सर्जरी यानी जो प्रोसीजर्स करना है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे कभी कभी हम लोग सिर्फ 1 ईयर का बच्चा है तो बॉल को अंदर बैठाते हैं ऑपरेशन करके, और जो भी बॉल और कप के बीच में है उसको निकाल के साफ करके साथ में बैठा के प्लास्टर डालते हैं, हिप स्पाइका बोलते हैं। तो ये सक्सेस होने का चांसेस यंग एज में ही रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा इसके साथ साथ आपको कभी कभी ये थाई का बोन कट करना और हिप का बोन कट करने का भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम हिप का डेवलपमेंट जो होता है 18 महीने के अंदर होता है, और 18 महीने के बाद नेचुरल डेवलपमेंट कम हो जाता है जी। तो देयर इज़ हाई चांस ऑफ सर्जिकल रिलेटेड डेवलपमेंट आफ्टर दैट। अब यहाँ पे अगर हम मॉडर्न पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक के आउटकम्स की बात करें तो उसका रेशियो कैसा है आज के ज़माने में कंपेयर टू प्रीवियस वन? नहीं, देखिए, सर्जरी का जो है हिप डिसलोकेशन का बेसिक प्रिंसिपल्स पहले से सेम ही है, और इसके लिए कोई हाईफाई इंस्ट्रूमेंट्स या हाईफाई सर्जरी ज़रूरी नहीं है। काफ़ी अबाउट अ सेंचुरी बिफोर एस्टैब्लिश सर्जरी है ये, एंड सेम बेसिक सर्जरीज अभी भी रहता है। मेन थिंग बॉल और कप को अंदर अच्छे से बैठाना और प्लास्टर डालना वो। अब बच्चे की अगर हम रिकवरी टाइम की बात करें तो जब ट्रीटमेंट हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, तो रिकवरी में कितना टाइम लगता है बच्चे को, एंड क्या रिकवरी के बाद में ये पॉसिबल है कि वापस से हिप डिसलोकेशन हो या वो फिर नॉर्मल लाइफ जी सकता है? तो ये भी काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है। इसमें मैं रिकवरी के लेकर 3 तरह के आउटकम्स देखता हूँ। एक तो आपने बॉल अंदर बैठाया है, प्लास्टर डाला है, और सर्जरी के बाद 3 महीने तक बॉल अंदर है, अच्छे पोजीशन में है, तो ये आपका है शॉर्ट टर्म गोल कि ठीक है जो हमने सेट किया है इमीडिएटली अंदर है, फिसला नहीं है। वैसे हिप रीडिसलोकेशन के चांसेस 5 to 10% रहते हैं इवन ऑपरेशन के बावजूद। तो ये एक चीज़। और सेकंड चीज़ क्या है, ठीक है अभी प्लास्टर निकल गया है 3 महीने के बाद और बच्चा चलने फिरने लगा है अपनी ये, बट थोड़ा क्या है फिर भी हिप मसल्स वीक रहते हैं, तो वो डेवलप होने के लिए साल भर लगता है।
तो बच्चा लंगड़ रहा है, हल्का सा लग सकता है, बट वो नॉर्मलाइज हो जाता है। और तीसरा जो है, जो हम लोग लॉन्ग टर्म आउटकम बोलते हैं, वो हर हिप डिसलोकेशन बच्चे को हम लोग स्केलेटल मैच्योरिटी, यानी जब तक उनका प्यूबर्टी क्रॉस ना हो जाए तब तक फॉलोअप करना ज़रूरी है। क्योंकि टाइम टू टाइम हिप डेवलप आपने अंदर तो बैठाया है, बट बॉल और कप डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये अडल्ट नहीं है कि साइज़ उतना ही रहेगा। बढ़ता बच्चा है तो साइज़ इसके हिसाब से अलग होता रहेगा और डेवलप भी उसी हिसाब से होना चाहिए। जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे ओल्ड एज एक नानी है, उन्हों नीचे बैठ ही नहीं सकते। मीन्स स्टार्टिंग जो लेग की बोन रहती ना, उन्होंने बोलते नीचे बैठे तो वो बहुत पेन होता मेरे को, एक साइड राइट साइड। तो क्या होता ये इश्यू? मतलब बहुत सारे चेकअप्स भी कराए उनको, लेकिन नहीं समझ आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा। कहाँ पे है ये? घुटने में पेन है या किधर पे दर्द है? घुटने पे नहीं, राइट साइड हिप में, हिप एरिया में। हिप एरिया में। हिप कभी एरिया गिरे में। थे क्या नीचे? अभी हाल ही में कभी गिरे थे नीचे? हाँ पहले गिरे थे, एक बार एक्सीडेंट हुआ था उनका। अच्छा, तो हिप में तब फ्रैक्चर हुआ था? नहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ था, पूरा वेट आ गया था एक साइड में हिप एरिया पे। हाँ देखिए, कभी कभी ना जब वेट आता है तो हमको जो माइनर फ्रैक्चर्स रहते हैं, क्रैक फ्रैक्चर्स, पता नहीं चलता है। जो आप बोल रहे हैं कि ओल्ड एज है और लेडीज़ है तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा कॉमन रहता है, यानी हड्डियाँ वीक होती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो ज़रूरी नहीं है गिर के ही फ्रैक्चर हो, कभी कभी पैर ट्विस्ट हो गया तो भी फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है। तो आप एक बार एक्सरे करवा लीजिए पेल्विस विथ बोथ हिप्स का, तो शायद उसमें कुछ पता चले कि क्या चल रहा है अंदर, और उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपने बेबी के पोजीशन की बात की थी, स्पेशली जब बेबी वूम में है, चाहे ब्रीच पोजीशन ले लीजिए आप, तो स्पेशली इसका क्या ब्रीच पोजीशन का, सी सेक्शन अगर हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, क्या ये पोजीशन का इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है या सिर्फ ब्रीच पोजीशन से ही ये प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है? हाँ, तो ब्रीच पोजीशन इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर DDH। अभी सिजेरियन करो या नॉर्मल डिलीवरी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो पेट में जब छोटा रहता है तो काफ़ी जगह रहता है तो हिलता रहता है। कभी कभी पेट में जब पानी कम रहता है, जिसको ऑलिगोहाइड्रोमनियास बोलते हैं, और कभी कभी जब हम लोग स्कैनिंग जाते हैं तो उसमें सर ऊपर है नीचे नहीं आ रहा है बोल के पता चलता है, स्पेशली एंड ऑफ टर्म यानी 8-9 महीने में, तो फिर वो ब्रीच ही है। फिर बाद में पोजीशन चेंज होने का चांसेस कम रहता है, और जनरली पोजीशन की वजह से ही लेफ़्ट साइड हिप अफेक्ट होता है कॉमनली, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पेल्विस के पास रहता है बच्चे जी। अब यहाँ पे एक और एक सवाल ये होता है कि सर्जरी के बाद में बच्चे के पोजीशंस का अगर हम ध्यान रखें, थोड़े कुछ मूवमेंट एक्सरसाइजेज अगर हम बच्चे को करवाएं, तो क्या उससे हिप का जो प्रॉब्लम था जो पास्ट में था वो फ्यूचर में आने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं? नहीं, वो हम लोग कोई मैन्यूअर करके ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ही ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है, बट जैसे पहले बोला है, पोजीशनिंग जितना हद तक हो सके पैर दोनों साथ में बांध के रखना अवॉइड करना चाहिए, और पैर को खुला साइड में, जैसे बच्चा नेचुरल होता है तो दोनों पैर साइड में गिर जाते हैं, तो वो बेस्ट पोजीशन है। जब पैर आप बांध देंगे तो हिप का प्रॉब्लम होने का चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक और सवाल ये आता है कि जो आपने मेंशन किया है कि प्यूबर्टी आने तक बच्चे को फॉलोअप में रखना ज़रूरी है, तो ये फॉलोअप अगर इग्नोर किया जाए या नहीं हुआ प्रॉपर्ली तो क्यों, क्या कोई आने वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड क्यों ये फॉलोअप इतना ज़रूरी होता है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, तो मैंने बोला है सर्जरी के बाद जो आउटकम आपने पूछा उसमें 3 तरह के आउटकम रहते हैं, एक तो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी क्या है, बॉल और कप को हमने जब बैठा दिया है अंदर, तो दोनों सही से ग्रो हो रहे हैं नहीं हो रहे वो पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हैं ये जिनका ग्रोथ अभी बाकी है। तो ग्रोथ के साथ साथ अगर बॉडी कोऑपरेट करेगा तो दोनों डेवलप होगा। अगर दोनों का डेवलपमेंट नहीं सही हो रहा है तो उसके लिए हमको क्या करना है, बीच में फिर सर्जरी का ज़रूरत पड़ेगा ताकि वो सही से डेवलपमेंट जो नेचुरली बॉडी नहीं कर पा रहा है उसको हम लोग कुछ करें या नहीं, तभी पता चलेगा। इसीलिए वो ईयरली एक्सरेज एंड फॉलोअप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सही नेचुरली डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो बीच में कभी कभी 2-3 सर्जरीज और पड़ सकती हैं बच्चे को।
अगर सब कुछ अच्छा डेवलप हो रहा है तो शायद बाद में कोई सर्जरी का चांसेस ना पड़े, बट इसीलिए फॉलोअप ज़रूरी है, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट नॉर्मली होगा या नहीं होगा, ये तो अपने बॉडी के ऊपर डिपेंड है इंडिविजुअल। अब सबसे आखिर में एक मैसेज आप जो देना चाहेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एंड स्पेशली पेरेंट्स को, सो दैट वो लोग बच्चे को अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो है नज़र रखते रहें, एंड बच्चा जब तक वॉकिंग स्टेज तक नहीं आता, सिम्टम्स को डिटेक्ट करना कैसे है, उस बारे में आप एक शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? तो देखिए, अपना जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसका स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है हिप का, जो उन्होंने लिखा है और वो चाहते हैं कि इंडिया में सब लोग फॉलो करें। स्पेशली कहीं पे भी हो, बच्चा जब डिलीवर होता है तो कोई ना कोई पीडियाट्रिशियन तो देखता ही है। तो सारे हमारे पीडियाट्रिशियन फ्रेंड से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो या ब्रीच हो, आप लोग सभी हिप्स को स्क्रीनिंग करें, क्योंकि हर बेबी वैक्सीन के लिए आपके पास आएगा। अगर डिलीवरी के बाद भी नहीं आएगा तो वैक्सीन के टाइम में जो वेल बेबी क्लिनिक्स है वहाँ पे आएगा। तो हिप स्क्रीनिंग ईजी है, ऑटोलोनी एंड बार्लो टेस्ट करते हैं। अगर उसमें लगा कि एक तरफ हिप अबडक्शन मुश्किल हो रहा है, या लेग का लेंथ एक ऊपर नीचे है, या ग्रॉइन में 2 क्रीजेस है, तो ये सटल इंडिकेशंस है कि बच्चे को हिप का प्रॉब्लम है। एंड हमेशा अल्ट्रासाउंड आप फर्स्ट दिन मत कराइए। अल्ट्रासाउंड कराना है तो 3 से 4 हफ्ते के बाद कराइए, क्योंकि पहले दिन अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हिप नेचुरली इमेच्योर और अंडर डेवलप्ड रहेगा, तो हाई चांसेस ऑफ डिस्प्लेजिया दिखाता है। तो स्क्रीनिंग से 90% आप हिप प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन करेंगे तो ही नेक्स्ट ट्रीटमेंट लेवल तक आएगा। जब पता ही नहीं चलेगा तो फिर बाद में मुश्किल होगा। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस Thank you. टुडे, एंड इतने अहम मुद्दे पर आपने बात की जो ना ही सिर्फ हम सिटी वाले लोगों के लिए अहम है, बट जो विलेजर्स है स्पेशली, उन लोगों तक भी ये मैसेज जाए तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। थैंक यू। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप जैसे कंडीशंस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने और टाइम पर पहचान करने की ज़रूरत है। अर्ली डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से बच्चे की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी बनाई जा सकती है। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने न्यूबॉर्न के रेगुलर चेकअप्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि छोटी सी अवेयरनेस भी एक बड़ी प्रॉब्लम को होने से रोक सकती है। सही वक्त पर उठाया गया एक कदम आपके बच्चे के बेहतर फ्यूचर की गारंटी बन सकता है। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।